Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the topic that is puerperal sepsis. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज पुर्पुरियल पायरेक्सिया. सो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. पायरेक्सिया मीन्स होता है फीवर. पुर्पुरियल ये एक तरह का पीरियड है. ठीक है, ये निकला किससे है? ये निकला है एक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं पिप्यूरा. पिप्यूरा मीन्स होता है आफ्टर बर्थ, या आप कह सकते हो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. तो ये एक तरह का पीरियड है, टाइम पीरियड, जो कि स्टार्ट हो रहा है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, एंड 6 वीक्स ऑफ द 6 वीक्स तक. ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जैसी बेबी की डिलीवरी हो रही है और 6 हफ्ते तक ये पीरियड आपका चलता रहता है. अब इस पीरियड में अगर फीवर आ रहा है तो आप उसे पायरेक्सिया बोल दोगे. और अगर फीवर से ज़्यादा ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, या बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, या लोकल एरिया में ना सही कई जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसे बोलोगे ये क्या हो गया? सेप्सिस हो गया. ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं आगे इंट्रोडक्शन. सो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पुर्पुरियल मीन्स होता है भाई वो पीरियड है जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद स्टार्ट हुआ है. 6 हफ्ते तक ये पीरियड रहता है. इस बीच में अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर आगे और सीवियरिटी बढ़ गई, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एरिया में सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो आप उसे सेप्सिस का नाम दे दोगे. पुर्पुरियल सेप्सिस कब होगा? आप उसे नॉर्मली किसी भी इन्फेक्शन को या सीवियर इन्फेक्शन को सेप्सिस नहीं बोल सकते हो. ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम केवल पुर्पुरियम पीरियड में हो रही है. अगर ये इस पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है तभी आप इसे एज अ पुर्पुरियल सेप्सिस कंसिडर करोगे, अदरवाइज आप उसे नॉर्मल सेप्सिस कंसिडर करोगे. इसके अलावा हम इसे पुर्पुरियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन. हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि बढ़ता चला जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है. कहाँ पे हो रही है कॉम्प्लिकेशन? जेनाइटल ट्रैक्ट में हो रहा है ये कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, और कब हो रहा है? जब डिलीवरी हुई. समझ में आ रहा है? ठीक है, डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन आया. कहाँ पे आया? जेनाइटल एरिया में आया, ये जेनाइटल ट्रैक्ट में आया, और वो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन की फॉर्म में आया. ठीक है, अब ये इन्फेक्शन जो है वो आसपास के एरिया में भी फैल गया, या सीवियर कंडीशन इसने कर दी. दैट इज कंसिडर्ड एज दी पुर्पुरियल सेप्सिस. तो ये डेफिनेशन ली गई है DC दत्ता बुक से. नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. फर्स्ट है आपका सर्वाइको वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज. तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे पहली चीज तो बेबी कितना, नॉर्मल वेट कितना होता है? 2.5 किलो का बच्चा, यानी कि 2.5 kg का एक बेबी होता है. अब आप सोचिए, आपका वजाइना 2.5 kg के बेबी को क्या नॉर्मली निकाल देता है? नहीं. वजाइना को क्या करना पड़ता है? अपने आप को स्ट्रेच कराना पड़ता है, या खिंचाव पड़ता है वजाइना पे. तो जब ये वजाइना स्ट्रेच होता है और इसमें से बेबी बड़ी मुश्किल से बाहर आता है, ठीक है, 2.5 kg का बेबी, तो ये क्या करता है? ये वजाइना की इंटरनल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिससे बेबी टच होकर के बाहर आ रहा है, उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? यहाँ पे डैमेज कर देता है. अब हम सभी जानते हैं कि वजाइना के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं. तो बैड बैक्टीरियाज लाइक स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, इस तरह के बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं. जैसे ही वजाइना की अंदर वाली मेम्ब्रेन रप्चर होगी, ये बैड बैक्टीरियाज क्या करेंगे? सीधे उस रप्चर एरिया से अंदर की ओर चले जाएंगे, और जब ये अंदर की ओर चले जाएंगे तो ये इन्फेक्शन को ईजिली कॉज कर पाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं. नेक्स्ट कॉज है आपका प्लासेंटल साइट converted into the open wound. First of all, where is the placental site? जब बेबी अटैच होता है अंदर, या वूम्ब के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो प्लासेंटा एक जगह पे अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे अटैच है.
प्लासेंटा है क्या? इट इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि मदर से यहाँ से ब्लड लेकर के बेबी को कॉर्ड के थ्रू ब्लड पहुंचाता है और अननेसेसरी गैसेस बेबी से लेकर के मदर के सर्कुलेशन में पहुंचाता है और मदर का सर्कुलेशन उसे प्यूरिफाई कर देता है। तो जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो प्लासेंटा यहाँ से डिटैच हो जाता है, उखड़ जाता है और प्लासेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। तो जहाँ पे प्लासेंटा अटैच है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक पिट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका अटैचमेंट थोड़ा डीप होता है। तो जब ये उखड़ के बाहर आएगा तो यहाँ पे एक तरह से गड्ढा बन जाएगा और वो पिट जो है वो 6 वीक के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे मदर डायबिटिक हो, चाहे उसकी इम्यूनिटी कम हो, चाहे इन्फेक्शन हाइजीन मेंटेन ना कर रही हो, या अंदर वाला ये बाहर वाला इन्फेक्शन अंदर चला गया हो, इसकी वजह से ये ओपन वूंड, ये ओपन एरिया, ठीक है, या पिट जो है वो वूंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज प्लासेंटल साइट कन्वर्टेड इनटू द ओपन वुड। नेक्स्ट है सैल्पिंजाइटिस। तो सैल्पिंग्स मीन्स होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज सैल्पिंजाइटिस। एज वी ऑल नो डैट कि आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा इस एरिया में चाहे इस एरिया में, दैट इज नोन एज सैल्पिंजाइटिस। तो सैल्पिंजाइटिस होगा तो वो बाकी के एरिया में भी इन्फेक्शन पहुंचा देगा, यानी कि ओवरी में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फंडस एरिया में भी इन्फेक्शन यहाँ पे आ सकता है, बीच वाले एरिया में भी इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेप्टिसीमिया या सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। थ्रोम्बोफेलिबाइटिस मीन्स होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। तो हो सकता है कि पेल्विक एरिया की जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी भी रीजन की वजह से थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस क्यों बनेगा, वो भी पिप्यूरियल पीरियड में क्यों बनेगा? तो जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? खून को जमाने की जो पावर है, ठीक है, उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ कट जाता है तो खून आपका क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। आपका क्लॉटिंग फैक्टर तुरंत ही अप्लाई हो जाता है और आपका खून वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे प्लासेंटा डिटैच होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई ओपन हो जाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देती है जिससे कि जल्द से जल्द वो ब्लड सप्लाई को रोक सके। अब मान लो अगर अननेसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो गया तो वो कहीं की भी ब्लड सप्लाई को जमा सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम करेगी, नॉर्मल से कम होगी तो भी प्रॉब्लम करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है सेप्टिसीमिया एंड सेप्टिक, ठीक है। तो सेप्टिसीमिया क्या है, ईमिया में आ रहा है ईमिया, ठीक है। तो ईमिया इज रिलेटेड टू द ब्लड, जो इन्फेक्शन ब्लड के अंदर चला जाए दैट इज नोन एज सेप्टिसीमिया। तो सबसे पहले नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद सेप्सिस होता है, उसके बाद सेप्टिसीमिया होता है, ठीक है। तो सेप्टिसीमिया यू कैन से दैट इट इज अ क्रोनिक कंडीशन। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर सेप्टिसीमिया हो जाएगा तो सेप्सिस होने के चांसेस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, और यू कैन से दैट इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेप्सिस इनटू द पिप्यूरियल पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं। फर्स्ट है आपका एंडोमेट्राइटिस। आइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जहां पर भी आइटिस लग जाएगा दैट विल कंसिडर्ड एज द इन्फ्लेमेशन। एंडोमेट्राइटिस मीन्स क्या है, एज वी ऑल नो डैट कि एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो आपकी यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, इसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक सबसे अंदर वाली जिसमें प्लासेंटा अटैच होता है, एक बीच वाली जो कि आपकी मायोमेट्रियम होती है, ये बीच वाली दिस इज योर मायोमेट्रियम जो कि ये रिच इन ब्लड सप्लाई होती है, एंड द आउटर वन जिसको हम पेरीमेट्रियम या पैरामेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूट्रस को शेप प्रोवाइड करती है और आसपास के एरिया से अटैच करके रखती है, ठीक है। तो अगर अंदर वाली लेयर में इंफेक्शन हो गया दैट इज नोन एज एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट है आपका एंडोमायोमेट्राइटिस। मायोमेट्राइटिस के अंदर
इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आपके एरिया यानी कि आपके आसपास के एरिया में भी ईजिली स्प्रेड हो जाएगा, डैट इज़ एंडोमायोमेट्राइटिस। उसी तरह से एंडोपेरीमेट्राइटिस, यानी एंडो मीन्स होता है इनसाइड, पेरीमेट्राइटिस मतलब पेरीमेट्रियम के अंदर, ठीक है। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन अगर पेरीमेट्रियम डैट इज आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस में फैल जाएगा, डैट इज एंडोपेरामेट्राइटिस। नेक्स्ट है वजाइनल फ्लोरा डैट कैन डू द सेप्सिस। ऐसे कई सारे फ्लोरास हैं या आप कह सकते हो कि बैड बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सप्रेस रहते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। इस टाइप के बैक्टीरियाज जो है वो क्या कर सकते हैं, आराम से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, या उन्हें कहीं पर भी ओपन वुंड मिल जाएगा तो वो ईजिली उसको क्या करेंगे, वहाँ से एंटर कर जाएंगे और एंटर करने के बाद इन्फेक्शन करने के चांसेस बढ़ा देंगे। फर्स्ट है आपका डोडरलाइन्स बेसिलाई, डोडरलाइन्स बेसिलाई। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, एकार्सिया कोलाई, कोलेस्ट्राइडम या स्टेफाइलोकोकस, इतने तरह के बैक्टीरियाज, हम इन्हें बैड बैक्टीरियाज भी बोल सकते हैं, जो कि डिलीवरी के टाइम पे एंटर कर जाते हैं आपके इनर लेयर में या आपके वजाइना के इनसाइड, ठीक है। ये मैं आपको पहले से ही समझा चुकी हूँ कि कैसे वो एंटर करते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये आपके मेन कॉजेस थे जिसकी वजह से फिक्स रेट है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगी ही होगी अगर कुछ दिक्कतें हुई तो। रिस्क फैक्टर्स क्या है कि रिस्क बढ़ा सकते हैं इन्फेक्शन करने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकी वजह से इन्फेक्शन हो ही जाए। सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। ज़रूरी नहीं है कि सारे माल न्यूट्रिशन और एनीमिक मदर्स जो हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन माल न्यूट्रिशन एनीमिया एक तरह का कॉज बन सकता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करने का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया मीन्स होता है हमारे अंदर ब्लड की कमी है, ओके। तो जब हम माल नरिश्ड होंगे तो हमें एनीमिया हो जाएगा, है ना, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर WBCs होते हैं, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी बनाते हैं, और अगर हमारे ब्लड ही कम है तो WBCs भी कम अराइज होंगे, WBCs कम होंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो हमें रिस्क होगा इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है प्री टर्म लेबर। प्री मीन्स होता है पहले, टर्म मीन्स होता है 9 मंथ, लेबर मीन्स होता है, ठीक है, डिलीवरी। तो डिलीवरी जो है वो 9 मंथ से पहले हो गई। तो ऐसा रिसर्च बताती है, अभी तक इसमें सर्चिंग हो रही है, रिसर्च कई सारी मैंने देखी, उसमें पता चला है कि प्री टर्म लेबर की वजह से क्या होता है, PPH के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई प्री टर्म का मतलब क्या है, 9 मंथ हुआ नहीं है, अभी सब कुछ मेच्योर हुआ नहीं है और बेबी डिलीवर हो गया, ठीक है। तो हो सकता है प्लासेंटा जो है उस टाइम पे क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती बाहर आ रहा है, ज़बरदस्ती डिटैच हो रहा है ड्यू टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब जब ये ज़बरदस्ती डिटैच होगा, अगर मान लीजिए नेचुरल डिटैचमेंट होगा अगर, तो ज़्यादा वुंड नहीं बनेगा। अगर इस प्लासेंटा को मैं ज़बरदस्ती पकड़ के खींच दूँ तो ये ज़्यादा गहराई से वुंड बना देगा। फॉर एग्जाम्पल जब दांत हम लोग के टूट रहे होते हैं तो कच्चा दांत होता है, कच्चा दांत, ठीक है, जब वो केवल हिल रहा होता है, अगर आप उसी टाइम उसको कस के तोड़ दोगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और वो टीथ, वो दांत जो कि बस टूटने वाला है, अगर आप उसको हल्का सा खींचोगे वो टूट जाएगा तो ब्लीडिंग कम होगी। सेम चीज़ अगर आप ज़बरदस्ती खींच करके प्लासेंटा को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, PPH यानी पोस्टमार्टम हैमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। सेम चीज़, मेम्ब्रेन क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारा बेबी एक फ्लूइड के आसपास रहता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये आपको ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये फ्लूइड है, ठीक है, पानी की तरह है ये फ्लूइड, जिसकी वजह से बेबी अंदर आराम से घूम सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन।
डिलीवरी के टाइम पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन अपने आप ही टूट जाती है, सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है और बेबी का रास्ता खुल जाता है। मान लो ये अपने आप ना टूट करके आप उसे ज़बरदस्ती तोड़ दो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लीन ना हो सकता है आपने आसेप्टिक टेक्निक यूज़ ना की हो, ठीक है, आपने उस चीज़ को मतलब स्टेराइल ना किया हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जाते इम्यूनो कंप्रेस्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है HIV कंडीशन। मदर को अगर HIV है तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इम्यूनो डिफिशियंसी इसमें आ रहा है, इम्यून सिस्टम डेफिसिट हो गया, एकदम डिक्रीज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड ROM, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबे समय तक। एक नॉर्मल डिलीवरी 12 से 15 घंटे में हो जानी चाहिए, यानी कि 15 से 18 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, ये मेम्ब्रेन 18 घंटे के बाद रप्चर हुई, जबकि पूरी डिलीवरी 18 घंटे में के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो अब क्या होगा कि अंदर किसी रीज़न की वजह से ये रप्चर नहीं हुई है, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, या बार बार डिलीवरी ट्राई करने की वजह से कई सारी चीज़ें बार बार हाथ अंदर डालेगी नर्सेज या डॉक्टर्स, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़। तो डायबिटिक मदर की इम्यूनिटी कम होती है, सब हम सभी लोग जानते हैं कि जब शुगर लेवल बढ़ता है तो इम्यूनिटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ये थे आपके एंटीनेटल यानी कि डिलीवरी से पहले वाले रिस्क फैक्टर्स। अब आ जाते हैं इंट्रानेटल यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है आपका रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन, जिसको हम PV एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। PV एग्जामिनेशन में हम लोग 2 फिंगर्स अंदर डालते हैं, जिससे पता चलता है कि सर्विक्स कितना ओपन हुआ। सर्विक्स कौन सा एरिया है, सर्विक्स निचला एरिया है या यूट्राइन लोअर एरिया है जो कि ओपन होता है, उसके बाद ही एक बेबी बाहर आता है। टोटल ओपनिंग सर्विक्स की 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन हो जाएगा तभी बेबी का हेड बाहर आ पाएगा। तो अब 10 सेंटीमीटर ओपन हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हेल्थ केयर वर्कर्स या आप कह सकते हो डॉक्टर्स को फिंगर्स डाल करके चेक करना पड़ता है। 2 फिंगर टिप अगर अंदर चली गई, इसका मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर ओपनिंग हो चुकी है, ठीक है। सो अगर ये प्रोसीजर सही से नहीं किया गया, मान लो उसने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पहले यूज़ नहीं किया या हैंड वॉशिंग नहीं यूज़ किया या उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने और डायरेक्ट आई कहीं से और हाथ डाल दिया, इस तरह से फिंगर डाल दी, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप सोचो, इन्होंने टच किया है सर्विक्स को, अगर यही सर्विक्स ओपन होता, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन होता और इनके हाथ स्टेराइल नहीं होते, इनके हाथ में इन्फेक्शन होता, तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, है ना, और डायरेक्ट क्या कर देगा, कॉज कर देगा सेप्सिस को। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस। देखो, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है पानी की कमी। भैया हमारा जो ब्लड है वो 92% वाटर से मिलके बना है, ठीक है, प्लाज्मा से मिलके बना है। अगर पानी की कमी है, वाटर की कमी है, इसका मतलब ब्लड में भी कमी होगी और ब्लड भी ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर WBCs होते हैं। इसके अलावा कीटोएसिडोसिस की बात करें तो कीटोएसिडोसिस क्या है, पहली चीज इसमें एसिडोसिस आ रहा है। एसिडोसिस मतलब इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो कब बनती हैं, जब हमारे अंदर ग्लूकोज की थोड़ी कमी हो जाती है,
ठीक है। तो जब हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वो ग्लूकोज जब हमारे अंदर कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं, जब हम भूखे रहते हैं, हमने ठीक से खाना नहीं खाया है, तो हमें एनर्जी देने के लिए कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएंगी। तो जब कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएंगी तो बहुत लंबे समय तक अगर वो बढ़ी रहेंगी तो वो अपना एनवायरनमेंट कैसा बना देंगी, अंदर का एसिडिक एनवायरनमेंट बना देंगी। अब अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बने रहेगा अंदर तो हमारे सेल्स कैसे हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जब सेल्स डैमेज होंगे तो उनके अंदर नेक्रोसिस यानी सड़न होगी तो इन्फेक्शन और सेप्सिस अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसलिए प्रेग्नेंट वोमेन को बोला जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइमली डाइट अपनी फॉलो करें। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी। ट्रॉमेटिक मीन्स होता है कोई इंजरी हो जाना। कब इंजरी हो जाना, जब वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म की जा रही हो। अब अगर यहाँ पे आपने फॉर्सेप डिलीवरी यूज़ करी, यानी कि ये फोर्सेप यूज़ किया, बेबी का हेड बाहर नहीं निकल रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेप यूज़ कर लेते हैं बेबी के हेड को बाहर निकालने के लिए। अब मान लीजिए बेबी के हेड को बाहर निकाल रहे हैं और ये फोर्सेप जो है वो स्टेराइल नहीं है, तो इस फोर्सेप के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि ये फोर्सेप कहीं पर लग गया जा करके तो वजाइना में क्या हो सकता है, कट लग सकता है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। इसको हम वेंटोस डिलीवरी भी बोलते हैं और वैक्यूम डिलीवरी भी बोलते हैं। अगर इसके थ्रू नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो बेबी के हेड को ये अपनी ओर खींचेगा। जब बेबी का हेड झटके से बाहर आएगा तो वजाइना को रप्चर भी कर सकता है, उसमें इंजरी भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका हैमरेज। कोई भी हैमरेज हो गया, कोई भी कट लग गया, ठीक है, चाहे वो एंटीपार्टम हो चाहे वो पोस्टपार्टम हैमरेज हो, ठीक है, पीपीएच हो, एपीएच हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। रिटेन्ड बिट ऑफ द प्लासेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन। तो प्लासेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन अंदर रिटेन हो सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इन्फेक्शन ईजिली कॉज कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि प्लासेंटा पूरी तरह से बाहर आना चाहिए, क्योंकि प्लासेंटा का काम बेबी की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है। तो अब जब ये प्लासेंटा का अगर कोई भी टिश्यू इस तरह से टूट करके मदर के अंदर रह जाएगा, यूट्रस के अंदर, तो वो क्या करेगा, अंदर तुरंत ही इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि वो एक डेड सेल है। ठीक है, तो डेड सेल क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा, और इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो जाएगा। प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत लंबे समय से ट्राई किया जा रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, 18 घंटे से ऊपर हो गया, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फंस गया, ठीक है, किसी वजह से कोई चीज़, कोई एरिया फंस गया बेबी का और डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग कई सारे प्रोसीजर करते हैं, यानी कि उस टाइम पे हम लोग कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बेबी को डिलीवर कराने के लिए, तभी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट है आपका सिजेरियन डिलीवरी। अगर आप सिजेरियन लगा दोगे, कट यहाँ पे लगा दोगे, इतना बड़ा कट लगा दोगे, तो ये कट केवल मदर के एब्डोमेन पे नहीं लगा है, उनके यूट्रस पे भी लगा है। तो अगर ये रिकवर नहीं हुआ, या हाइजीन मेंटेन नहीं की, या प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करी, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका क्लिनिकल फीचर्स। तो कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये डिवाइड है आपके 3 पार्ट्स में। एक है आपका ये माइल्ड यानी कि लोकल इन्फेक्शन, देन आ जाता है आपका मॉडरेट यानी कि यूट्राइन इन्फेक्शन, देन आ जाता है आपका सीवियर यानी कि स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। भाई सीवियर का मतलब क्या है, इन्फेक्शन आसपास के एरिया में फैल गया। मॉडरेट मतलब इन्फेक्शन केवल उसी एरिया में है जहाँ पर वो था। लोकल मतलब एक छोटे से एरिया में इन्फेक्शन है, अभी उसका स्प्रेडिंग का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लो। सिंपल सी चीज़ है, फीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी गर्म कर देती है, अपने आप को गर्म हो जाती है ताकि वो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाए, और इस तरह से हमें फीवर आ जाता है। वीकनेस फील होगी, क्योंकि हमें भूख भी नहीं लगेगी और हमें बहुत पेन हो रहा है, तो हम बहुत वीक फील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हेडेक होता ही होता है, जब फीवर होता है हमें तो हेडेक भी होने लगता है। देन लोकल वुंड बिकम रेड एंड स्वेलिंग। ठीक है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का एरिया आपको स्वेलिंग यानी सूजन देखने को मिलेगी और रेडनेस देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया तो पस भी वहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो चिल्स और राइगर यानी कि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो सकता है, 105 डिग्री तक जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं माइल्ड यानी कि यूट्राइन इन्फेक्शन। यहाँ पे देख लो,
या यूट्राइन इन्फेक्शन में कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं सिम्टम्स? टेम्परेचर बना रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन कंटिन्यूस बढ़ रहा है, इवन इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? मोर देन 100.4 डिग्री इन फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो सकता है। टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज होता है तो पल्स रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी तो अंदर का ब्लड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा फ्लो करना, ठीक है, तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। इसके अलावा लोकिया हो सकता है, यानी कि ये एक तरह का डिस्चार्ज होता है आफ्टर द डिलीवरी। ये ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्लड के साथ डिस्चार्ज निकलता है बाहर। जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं डिलीवरी के बाद बाहर नहीं आई हैं, वो लोकिया के थ्रू बाहर आ जाती हैं। चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो फीटस का कोई कंटेंट हो, चाहे वो प्लासेंटा हो, चाहे वो ब्लड अंदर थोड़ा सा स्टोर रह गया, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। दैट इज़ नोन एज लोकिया, ठीक है। तो लोकिया आपको स्मेल, यानी कि अजीब सा इसमें से स्मेल आएगी गंदी से, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा यूट्रस का साइज छोटा नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी यूट्रस के अंदर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, तो यूट्रस को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, ठीक है। पहले वो था 7 सेंटीमीटर का, लेकिन अब उसका सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अब इसे फिर से 7 सेंटीमीटर में आने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो यूट्रस के अंदर वो जो नॉर्मल फिनोमेना है अपने आप को छोटा करने का, अपना साइज डिक्रीज करने का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसके अलावा टेंडरनेस, टाइटनेस फील होगी, छूने से दर्द होगा एब्डोमिनल एरिया को। सीवियर सिम्टम अगर देखेंगे तो फीवर बढ़ता चला जाएगा, चिल्स और राइगर बढ़ता चला जाएगा, पल्स रेट बढ़ती चली जाएगी, साथ ही साथ ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो इन्फेक्शन लंग्स में चला जाए, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एब्डोमिनल एरिया के आसपास चला जाए, यूरिनरी ट्रैक में चला जाएगा तो यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा, डैट इज़ कम से कम यूरिन बाहर आएगा क्योंकि किडनी भी इन्फेक्टेड हो गई है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, दैट इज डिसयूरिया, ठीक है, डिक्रीज इन यूरिन कंटेंट, ओके। लोकिया और ज़्यादा स्कैंटी और अजीब सा हो जाएगा, या हो सकता है उसके अंदर से ओडर स्मेल ना ही आए, ठीक है। नॉर्मल लोकिया की स्मेल थोड़ी सी फिशी होती है, फिश लाइक, जैसे फिश में स्मेल आती है वैसे थोड़ा थोड़ा लोकिया में स्मेल आती है। हो सकता है लोकिया की स्मेल आना गायब हो जाए। यूट्रस कंटिन्यूस सब इन्वोल्यूट रहेगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा रहेगा, साइज उसका बड़ा रहेगा, टेंडरनेस बनी रहेगी, छूने से दर्द होगा, ठीक है, और सॉफ्ट रहेगा यूट्रस क्योंकि अंदर एडिमा हो चुका है, ठीक है। जब सूजन हो जाती है उसको छुओ तो आपको सॉफ्टनेस फील होती है, वही चीज़ यहाँ पे आपको फील हो जाएगी। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन हो सकता है जो कि फैल सकता है आपके कमर की हड्डी के आसपास, आपके वजाइना के पास और सर्विक्स एरिया में। इसके अलावा स्प्रेडिंग इन्फेक्शन की अगर बात करें तो अब इन्फेक्शन यहाँ पे स्प्रेड होने वाला है, ठीक है। डैट इज पैल्विक टेंडरनेस, आपको आपकी कमर की हड्डी के आसपास लोअर एब्डोमेन में आपको थोड़ा सा छूने से ही दर्द फील होने लगेगा क्योंकि इन्फेक्शन चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। इसके अलावा पाउच ऑफ डगलस में आपको मास देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस पाउच ऑफ डगलस? देखो, वजाइना और आपके रेक्टम यानी कि जहाँ से आप स्टूल पास करते हो वहाँ पे दोनों के बीच में गैप होता है, इस गैप को हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। रेट्रो यूट्राइन पाउच भी हम इसे बोलते हैं या पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लीडिंग स्टोर हो सकती है क्योंकि ये एक स्पेस है, ठीक है। तो इस स्पेस में एक्यूमुलेशन ऑफ द पस, ब्लीडिंग हो सकती है और वो पस ब्लीडिंग कहाँ से आएगी? यूट्रस के थ्रू आकर के यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है। पैल्विक पेन होगा, भाई कमर के आसपास पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन इंक्रीज होता रहेगा, आपको फीवर कंटिन्यूस आता रहेगा, 105 डिग्री तक भी पहुँच सकता है, दैट इज़ नोन एज राइगर। पल्स रेट भी इंक्रीज होती रहेगी जैसे पहले हो रही थी, ठीक है। टेम्परेचर जब आप मेडिसिन लोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, डैट इज स्विंग ऑफ द टेम्परेचर। एब्डोमेन एरिया में इन्फेक्शन हो गया तो इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन चला जाएगा, तो इसकी वजह से आपको डायरिया फील होगा, ठीक है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग फील होगी। बॉडी हमें वॉमिटिंग क्यों कराती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल पाए।
इसके अलावा पूरे एब्डोमेन में अब क्या है, लोअर एब्डोमेन के साथ साथ पूरे एब्डोमेन में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इल और डिहाइड्रेटेड फील करोगे, ठीक है। पूरे एब्डोमेन को छूने से ही दर्द होगा, टेंडरनेस हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, लेग वेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, जो कि अंदर इन्फेक्शन हुआ है, टिश्यू डैमेज हुए हैं या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वेन में देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट चीज़ हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पार्ट 1 में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, किस तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।